सत्ता का महाभारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सवाल यह कि क्या पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा बनने वाला है? आजादी की मांग को लेकर जिस तरह से पीओके में हिंसा और प्रदर्शन हो रहे हैं, उसने चुनावी मौसम में इस मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगे। बगावत की चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग आजादी के मतवाले बन चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान की गोली खाकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके कई दिन से युद्ध का मैदान बना है, जहां चीख पुकार, बवाल, गोलियों की तड़तड़ाहट, खून खराबा और अपनों के खोने का गम अब आम बात है। हिंसक दमन पर उतारू पाकिस्तान ने प्रदर्शन के 5वें दिन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। बावजूद इसके पीओके में विरोध प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच पाकिस्तान रेंजर्स की गोली से अपनी जान गंवा चुके छात्र के अंतिम संस्कार में जनसैलाब उमड़ पड़ा। पीओके के लोग भारी तादाद में मारे गए छात्र के जनाजे में शामिल हुए, जिनकी ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। पीओके के बाशिंदों पर पाकिस्तान के जुल्मों सितम की दास्तां पुरानी है। वो बुजुर्गों से लेकर बच्चों पर भी रहम नहीं खा रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बच्चों को भी नहीं बख्शा है। सोमवार को मुजफ्फराबाद में एक मदरसे के अंदर भी आंसू गैस के गोले दागे गए थे। आंसू गैस के गोले दागने के बाद बच्चे डरे सहमे मदरसे से भागते हैं। बच्चों की मदरसे से भागते हुए वीडियो भी सामने आए। खबर है कि पाकिस्तानी पीओके से कुछ खास जातियों के लोगों, कश्मीरियों और मीरपुरियों को निशाना बना रहे हैं। पीओके में बगावत की इंतहा से पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं, लेकिन घाटी के लोगों ने पाकिस्तान के झांसे में आने से साफ इंकार कर दिया है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब वो भारत से मदद मांग रहे हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार पीओके पर बयान दे चुके हैं। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी यहां तक कह दिया है कि जल्द ही पीओके भारत में शामिल होगा। पीओके में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के साथ पीओके के लोग अब रहना नहीं चाहते हैं। उन्हें चाहिए सिर्फ भारत का साथ। पाकिस्तान के अत्याचार से वहां के लोगों को कब तक आजादी मिलेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर कल अभिनेत्री कंगना रनौत ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय कंगना ने अपनी पढ़ाई और संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट लोकसभा चुनाव की हॉट सीट में शुमार है। इस बार बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। विक्रमादित्य पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। कंगना ने कल अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। नॉमिनेशन के साथ ही कंगना ने एफिडेविट भी दिया है। कंगना ने खुद को 12वीं पास बताया। एफिडेविट में कंगना ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। मसलन कुल 91 करोड़ 50 लाख की चल अचल संपत्ति, उनके पास 28 करोड़ 73 लाख की चल संपत्ति है, जबकि 62 करोड़ 92 लाख की अचल संपत्ति है। इसके अलावा कंगना के पास 50 LIC की पॉलिसी है। इनमें 10-10 लाख की 49 पॉलिसी है, जबकि एक पॉलिसी 5 लाख की है। कंगना ने पॉलिसी के अलावा 1 करोड़ 20 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी किया है। कंगना के पास सोने चांदी के गहनों की भरमार है। उनके पास 6 किलो से ज्यादा सोना है, जिसकी कीमत 5 करोड़ बताई गई है। वहीं कंगना के पास 3 करोड़ रुपए के हीरे भी हैं। इसके अलावा उनके पास 50 लाख की 60 किलो चांदी भी है। कंगना ने 2 लग्जरी कारों, एक BMW और एक मर्सिडीज बेंच की मालकिन होने की जानकारी भी दी है। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी ने एफिडेविट में 17 करोड़ के कर्ज का भी जिक्र किया है। साथ ही 8 क्रिमिनल केस के बारे में जानकारी दी है। मंडी में अंतिम चरण यानी 1 जून को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पश्चिम बंगाल के हुगली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन को टारगेट किया और कई मोर्चों पर
इंडिया अलायंस की नीतियों पर सवाल उठा दिए। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का बड़ा वार। राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। विपक्षी गठबंधन पर शाह का जोरदार प्रहार। 70 साल तक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट सभी लोग राम मंदिर को अटका कर सिंडिकेट माफिया पर घरी ममता सरकार। आप अपने पल्लू में भी छुपा लोगी ना तो हम वहां से भी पकड़कर जेल में। 5वें चरण के चुनावी रण से पहले पश्चिम बंगाल के हुगली में अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन के खिलाफ नई किलेबंदी शुरू कर दी है। जय श्री राम, जय श्री राम। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने घुसपैठ के अलावा बंगाल सरकार को कई मुद्दों पर टारगेट किया। भाइयों बहनों, ये माँ, माटी और मानुस, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर माँ, माटी, मानुस का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतरा। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस और टीएमसी की नीतियों पर भी सवाल उठाए। घुसपैठिया छोड़िए, परिंदा भी पैर न मार पाए ऐसा बंगाल हम बनाए। हमें सिंडिकेट को खत्म कर देंगे, ये माफिया को खत्म करेंगे और कट मनी को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, अमित शाह ने हुगली में पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे को भी हवा दी और विरोधियों की पाकिस्तान परस्त पॉलिटिक्स को भी कटघरे में खड़ा किया। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। अभी 3 चरणों का मतदान बाकी। जाहिर है अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर और आक्रामक होने वाला है। और वहीं बिहार के रण में उतरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला और आरजेडी का नया फुल फॉर्म बताया। क्या फुल फॉर्म बताया और क्या कुछ कहा, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। पांचवें चरण की वोटिंग के पहले एनडीए ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री के दौरे के महज 2 दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए। जेपी नड्डा ने शिवहर से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के पक्ष में रैली की और लोगों से वोट मांगा। प्रचार के दौरान जेपी नड्डा के निशाने पर रहा राष्ट्रीय जनता दल। नड्डा ने आरजेडी का नया फुल फॉर्म बताया, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा पैसा पैसा, कमाओ कमीशन। ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। मुझे बुलाकर बोला कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे एक कंक्लूसिव रिपोर्ट दी जाए और सख्त कार्रवाई करी जाए। मतलब कोई भी तरह का हम टॉलरेट नहीं करेंगे हमारे स्टेट के अंदर
ऐसे गोरखधंधे हों, और 1 वीक के अंदर हमने बैठ के आज एक कंक्लूजन पर हम आ गए हैं। और प्रमुख 4-5 बातें मैं आपको शुरुआत में बोलूंगा कि, और मैं कई प्रेस के लोग मुझसे मिलते रहे, मैं जो कुछ बोलूंगा आई विल स्पीक विद प्रूफ, आई विल स्पीक विद डॉक्यूमेंटेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट। झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा मैं उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट करके, कभी भी आप पधारें, इट इज ओपन हाउस, आपको मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको एहसास हो जाए कि हमने जो हार्डवर्क किया है और जो हमने जितने भी जो अलग अलग तारों को खींच के हम कंक्लूजन पे आए हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है कि ये जो स्कैम जो है, हमने कम से कम इसकी जड़ें जो हैं हमने 2020 से हमने ट्रेस कर ली है। और आप इसमें अग्री करेंगे कि ये जो स्कैम को जो इनिशियल जो उजागर किया, जो विसल ब्लोइंग बजाई, जो सीटी बजाई, वो स्वयं हमारे डिपार्टमेंट ने ही एसीबी को जाकर शिकायत की। ये तो शायद ये गंदा धंधा जो है अनडिटेक्टेड रहता कई महीनों या वर्षों तक। ये जो भी हुआ है ये इसके 3-4 कारण थे। एक तो था कि जिस तरीके से 2022 के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी थी, स्टेट एडवाइजरी कमेटी और स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी। इसके अंदर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ चेयरपर्सन थे, हमारे एक नॉमिनी थे सरकारी सीनियर ऑफिसर। तो ये इस तरीके से चल रही थी, मीटिंग्स हो रही थी। लेकिन 2022 में इसको मर्ज करने का प्रस्ताव आया और 2023 में ये दोनों कमिटीज मर्ज हो गई। और मर्ज होने के बाद में प्रमुख सचिव को इन कमिटी से हटा दिया गया और सरकार का जो एक नॉमिनी था उसको भी वहां से हटा दिया गया। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो कमिटी थी ये एक सेंट्रल कंट्रोल से चलाई जा रही थी। इसके अंदर जो डेमोक्रेसी जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। पिछली सरकार के अंदर पावर सेंटर्स बन गए थे, जिनकी वजह से डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत भारी खौफ था। जो मर्ज कमिटी जो बनी, पहली चीज तो मैं आपको ये बोला कि 2020 से ये रैंपल्ट हो गया। सेकंड चीज है कि इसको एक पावर सेंटर बना के मर्ज कर लिया गया और सरकार को इससे हटा दिया गया। तीसरा है कि सोटो जो है, हमारे भंडारी जी जो हैं उनको कई प्रमोशंस मिले पिछले सरकार में और वो उनको प्रमोशन मिलके वीसी बन गए। और जब वीसी बनते हैं तो सोटो का पद जो है उसको त्याग देना मैंडेटरी होता है। वो पद जो है वो ले गए साथ में। एजे मेहता जो उनके साथ थे उनको भी जो है प्रो वीसी के रूप में आरयूएचएस में ले गए। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर हैं कि हमारे केंद्र सरकार के जो डीजी हेल्थ है उनका लेटर आया है और उन्होंने विशेष तौर से ये लिखा है उसके पैरा 3 के अंदर कि कृपया करके आप विस्तृत जानकारी लेकर और आप इसकी जांच कराएं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज का जो पावर और जो था वही लोग जो है
वो वहां से उनका जो मूवमेंट RUHS में हुआ उसके ऊपर बहुत भारी प्रश्न चिन्ह लगाया गया। ये जो रोल था इन्होंने हाईजैक करके सोटो को RUHS में ले गए। उसके बाद ये भी झूठ बोला कि सोटो के हम चेयरमैन है ही नहीं, हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं, उस पर मोहर लगी हुई है सोटो चेयरमैन की, उसके ऊपर डेट लिखी हुई है, पोडियम पे हम बैठे हुए हैं तो जैसे शुभ्रा जी ACS का प्लेकार्ड लगा हुआ है, वहां पर चेयरमैन सोटो का प्लेकार्ड लगा हुआ है। और जब AJ मेहता ने रिजाइन किया, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंग प्रत्यारोपण के मामले में जो NOC फर्जी तरीके से जारी हुई उस पर पूरी अपडेट देते हुए फिलहाल आइए कुछ खबरों का और रुख करते हैं। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव एक एक पड़ाव पार कर रहा है वैसे वैसे नेता जीत के दावे भी कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। चुनाव बाद राहुल और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले हैं। देश में 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 379 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो चुकी है। 5वें चरण की वोटिंग से पहले नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हैं कि 4 जून को मोदी सरकार की विदाई हो रही है और INDIA की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। पहले खड़गे का दावा सुनिए। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की ओर से दावे भले किए जा रहे हैं पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह विरोधियों पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव बाद सियासी हालात ऐसे होंगे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों देश छोड़कर भाग जाएंगे। अरे राहुल गांधी सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माए बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी। ये भारत छोड़ के भागे। 4 जून को किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला बाकी के बचे 3 फेज के मतदान के बाद ही तय होगा। पर विरोधी दलों की ओर से जिस तरह से दावे बीजेपी के हार के किए जा रहे हैं, पलटवार में बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं के देश छोड़ने तक की बात कही जा रही है, उससे चुनावी दंगल में नेताओं का दावा यूं ही जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस विशेष पेशकश के आखिर में एक बार फिर से देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस क्या है।